हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार इस चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम की तारीख लगभग 6 मई के नियर अबाउट आसपास 6 से 8 मई के बीच में पहला पेपर जो है हिंदी का, जो जैसे पिछले क्रम में था ठीक वैसे ही अल्टरनेट पेपर की जो टाइम टेबल की सारणी है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए गाइज, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि बिल्कुल भी अफवाहों पर मत ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे स्टेटस लगा रहे हैं कि पेपर जो है पोस्टपोन्ड हो गया, लंबे समय के लिए जून में जाएगा या जुलाई में जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि कोई काम रुकने वाला नहीं है। ये तो चुनाव की वजह से थोड़ा सा सरकार ने डिले कर दिया, बाकी इसका कोरोना से किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इसलिए सभी लोग, फिर से एक बार मैं जोर दे के कहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे ठीक है से स्टडी कर रहे हैं, सबके सभी स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाएं कि कल या परसों में आपको आने वाले 1-2 दिन में आपका जो इंटरमीडिएट एग्जाम का टाइम टेबल है वो देखने को मिल जाएगा। और मे भी पॉसिबल 99% कि 6 मई या 8 मई से एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा। तो आज 5 तारीख है, 5 अप्रैल है, 5 अप्रैल, तो इसको समझ लीजिए आज से 1 महीना है। इसलिए बिल्कुल भी आप देरी ना करके लग जाइए तन मन और धन से पूर्ण रूप से, ताकि कोई कसर 1 महीने ना बाकी रहे और आप अपने परीक्षा में बेस्ट करें। ठीक है। और हमारा चैनल, आपका, हमारी पूरी टीम रात दिन लगी हुई है आपको पूर्ण रूप से, ठीक है, आपके सभी विषय की तैयारी कराने के लिए। ठीक है। तो बस इतना ही मैसेज था। अब हम चलते हैं, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम आपके लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो जनन चैप्टर से ही बिलोंग करता है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा हम 2-3 क्वेश्चन कवर कराने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत बड़े तो नहीं है लेकिन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर है। ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है। इसलिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। दोस्तों, आप ये ना सोचा करो कि सर हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो धमाका सीरीज आपकी चलाई जा रही है, ये लगभग जो भी आपका 1 महीने बचे हैं, इसमें सिर्फ हम पूरा का पूरा क्वेश्चन तो कराएंगे नहीं, वही क्वेश्चन आपको ज़्यादातर करा जिसकी पॉसिबिलिटी आने की ज़्यादा है परीक्षा में। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप एकदम से ध्यान लगा के पढ़िए। आपको आई होप कि ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव तो जान ही रहे हो, अर्थात हम आपकी बात कर रहा है, नर की बात कर रहा है। ठीक है कि नहीं। मानव का मतलब मनुष्य हो गया। और शुक्राणु का मतलब क्या होता है? शुक्राणु का मतलब होता है कि किसी भी मानव जात के जो नर होता है, मानव में 2 कैटेगरी है, नर और मादा। तो यहाँ मादा से कोई मतलब, यहाँ नर अर्थात पुरुष की बात कर रहा है, मानव अर्थात पुरुष। शुक्राणु का मतलब मैंने बताया था कल के वीडियो में कि जो नर होता है, नर का जो प्रमुख जननांग वृषण होता है, उसी वृषण में, ठीक है, लेफ्ट और राइट जो दोनों होते हैं टेस्टिस, उसी में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, जो नर युग्मक का कार्य करता है, या उसी को नर जनन कोश क्या भी कहते हैं। याद रहे 3 नाम है इसके। ठीक है। तो यहाँ मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लो। शुक्राणु अर्थात स्पर्म, SPERM, स्पर्म, इसी को कहते हैं नर युग्मक, बायोलॉजी की भाषा में मेल गैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल गैमेट, नर युग्मक कहते हैं। और इसे स्मॉल एल से व्यक्त किया जाता है। और इसी नर युग्मक को आप नर जनन कोशिका भी कहते हो। क्या कहते हो? नर जनन कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है। और इनकी संख्या कितने में होती है? करोड़ों में होती है। 1, 2, 4, 10, 20, 50, 1000, लाख नहीं होती है, बल्कि कैसे होती है? करोड़ों में होती है। समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक है। तो बोलो, शुक्राणु का मतलब क्या समझे? इंग्लिश में जिसे स्पर्म कहते हैं, यह नर में, वृषण में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है, महिला में नहीं होता है। ठीक है। इसी शुक्राणु को बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं? नर युग्मक, मेल गैमेट कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है। और इसको स्मॉल एल से व्यक्त करते हैं। ठीक है। यानी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आगुणित होता है। क्या होता है? आगुणित। जो ये शुक्राणु
अंडाणु ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, ठीक है, अर्थात हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड, इसलिए यन लिखा जाता है, ठीक है। और इसी नर युग्मक को एक और नाम से जानते हैं, क्या, नर जनन कोशिका, ठीक है, अर्थात नर में वे कोशिकाएं जो जनन करती हैं, ठीक है, अर्थात संतान उत्पन्न करते हैं, उसी को नर जनन कोशिका या नर युग्मक या शुक्राणु कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 2, 4, 10, 20, 50, 1000, लाख नहीं बल्कि करोड़ों में होती है, ठीक है, क्या होती है, करोड़ों में होती है। तो इसी शुक्राणु की अर्थात नर युग्मक की या नर जनन कोशिका के बारे में वर्णन करने को कह रहा है विद फिगर, ठीक है। तो हम आज इस वीडियो में यही कवर करने वाले। आइए देखते हैं फटाफट। पहले हेडिंग बना लेते हैं, मानव शुक्राणु की संरचना, ठीक है। ये मैंने हेडिंग से यहाँ पे कवर कर लिया, मानव शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, ठीक है। तो नर में अर्थात पुरुष में जो शुक्राणु होता है जिसे स्पर्म कहते हैं, ठीक है, इसी शुक्राणु को नर युग्मक अर्थात यन के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने कहा कि जो नर में शुक्राणु होता है इसे नर युग्मक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, हमेशा याद रखना, द्विगुणित या अगुणित। तो चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक, अगर युग्मक है तो अगुणित होता है अर्थात यन। तो जो शुक्राणु होता है वो अगुणित होता है, नर युग्मक अगुणित होता है, नर जनन कोशिका अगुणित होती है, ठीक है कि नहीं। तो इसे क्या कहते हैं, अगुणित कोशिका भी कहते हैं। पूछा जा सकता है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में कि नर युग्मक अर्थात शुक्राणु द्विगुणित कोशिका है या अगुणित कोशिका या दोनों या कोई नहीं। तो बोलो कैसा है, शुक्राणु अगुणित है, हैप्लॉइड है, ठीक है। क्यों अगुणित कह रहे हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 46 के बजाय 23 होती है, 23 का, ठीक है, 46 का आधा है, इसलिए अगुणित है, ठीक है। तो आइए फिर से देखते हैं, नर में शुक्राणु को नर युग्मक के नाम से भी जाना जाता है। और यह शुक्राणु, ठीक है, नर में वृषण में, वृषण का मतलब क्या है, मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, कि नर में नर का प्रमुख जननांग होता है। क्या होता है, जो पुरुष होता है उसका प्रमुख जननांग क्या होता है भैया, बोलिए, वृषण होता है, ठीक है। तो ये शुक्राणु जो होता है क्या होता है, यह शुक्राणु नर के वृषण में प्रायः अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनता है। कैसे बनता है, बोलो, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनता है। इसके बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्र जनन। शुक्र माने शुक्राणु, जनन माने पैदा होना या बनना, अर्थात शुक्राणु बनना ही शुक्र जनन कहलाता है। और ये कहाँ बन रहा है भैया, वृषण में बन रहा है, टेस्टिस में। और किस विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु होते हैं, ठीक है, अगर अंडाणु को भी ले लें महिला में, तो ये शुक्राणु अंडाणु जो होते हैं ये एक प्रकार की कोशिका है, ठीक है, जिसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसीलिए इसे हैप्लॉइड अर्थात अगुणित कहते हैं, ठीक है, इसे यन से व्यक्त करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। और अर्धसूत्री विभाजन से जो कोशिकाएं बनती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या अर्ध माने आधा, सूत्री माने गुणसूत्र, अर्थात आधे ही होते हैं। क्योंकि नॉर्मल गुणसूत्र कोशिका में 46 होता है, तो इसमें उसका आधा अर्थात 23 ही होता है। इसीलिए क्या कहते हैं, इसे अगुणित कोशिका कहते हैं। अर्थात फिर से देखें कि नर में शुक्राणु को नर युग्मक कहते हैं, ठीक है। यह शुक्राणु जो होते हैं ये नर के वृषण में प्रायः अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होते हैं, बनते हैं। इसके बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। और ये माप में, ठीक है, अगर इनकी लंबाई या आकृति की बात की जाए तो ये माप में बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि आपको आंख से दिखाई नहीं देंगे, अर्थात 60 माइक्रोन के होते हैं, ठीक है। अर्थात इनकी लंबाई अधिकतम कितनी होती है, 60 माइक्रोन की होती है। और ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, अर्थात मोटाइल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। और करोड़ों की संख्या में, ठीक है, प्रत्येक वृषण में ये बनता है। अर्थात किसी नर के वृषण में जो शुक्राणु बन रहा है वह क्या हो रहा है, बोलो, 1, 2, 4, 6, 10, 20 नहीं बन रहा है, करोड़ों की संख्या में बनता है, ठीक है कि नहीं। तो वही कह रहा है करोड़ों की संख्या में प्रत्येक वृषण में बनता है, क्योंकि मानव में 2 वृषण होते हैं, लेफ्ट और राइट, कल बताया था, ठीक है। और इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, अर्थात जो शुक्राणु होता है इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। कितने प्रमुख भाग होते हैं गाइज, 3 प्रमुख भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, ये यहाँ पे हम देखेंगे। पहला जो भाग है बेटा वो सिर है। क्या है, सिर। शुक्राणु का जो पहला भाग है वो क्या है, सिर है, जिसे हेड कहते हैं। और जो दूसरा भाग है मध्य खंड होता है। और तीसरा भाग क्या होता है, पुच्छ होता है, अर्थात इसे टेल कहते हैं, ठीक है। तो हेड, ट्रंक, टेल ऐसे ही कह सकते हो। सिर,
मध्य भाग और पुच्छ, ये 3 भागों से मिलकर क्या होता है, आपका शुक्राणु बना होता है। ठीक है, तो आप याद रखना शुक्राणु की संरचना में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन, हेड, ये आपका ट्रंक मध्य भाग, और ये नीचे वाला जो आपका टेल है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 भाग, सिर, मध्य खंड और पुच्छ, ये आपका स्ट्रक्चर बना है, आप स्पष्ट देख सकते हो। ये जो भाग है सिर, यहाँ से लेकर के यहाँ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट है ये क्या है, सिर है, हेड वाला भाग है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग आपको दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है, मध्य खंड है, दूसरा भाग है। और इसके बाद वाला जो ये पूरा भाग है ये क्या है, अंतिम तीसरा भाग जो पुच्छ होता है अर्थात टेल कहलाता है। ठीक है, इस भाग का अपना महत्व अलग है, इस भाग का अपना महत्व अलग है और इस भाग का अपना महत्व अलग होता है। तीनों के कार्य भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप पहले एक एक भाग के यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि कह रहा है वर्णन करिए, सचित्र वर्णन करिए, चित्र देकर वर्णन कीजिए, तो यहाँ पे हमने फिगर दिया, वर्णन करना है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्या है, हेड। तो हेड में क्या है कि यह पहला भाग होता है शुक्राणु, ये हेड जो है इसका क्या है, पहला भाग। जैसे हमारी पूरी बॉडी है, ठीक है, तो ये जो आपका पहला भाग है, हेड है, ये शरीर का पहला भाग है, फिर ये गर्दन है, फिर ये आपका क्या है, मध्य भाग है, फिर ये नीचे वाला क्या है, पुच्छ भाग होता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे है जो सिर होता है शुक्राणु का, अर्थात पूरा शुक्राणु 3 भागों में बटा है, सिर, मध्य खंड, पुच्छ। पहला भाग सिर है, सिर शुक्राणु का पहला भाग होता है जो प्रायः फूला हुआ होता है और लंबा, पतला और प्रथम भाग होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि इन तीनों भागों की अपेक्षा तुलना करें इसकी, तो ये थोड़ा सा क्या है, फूला हुआ है। ठीक है, क्या है, फूला हुआ है। ये सिर वाला भाग थोड़ा फूला हुआ होता है और थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, लंबा पतला प्रथम भाग होता है और इसमें एक लंबा सा अगुणित केंद्रक होता है, अर्थात इस शुक्राणु में क्या होता है, एक लंबा सा अगुणित केंद्रक होता है, यही सिर है। तो सिर के ये अंदर जो ये वाला भाग है, इसी में क्या होता है, एक लंबा केंद्रक होता है। ठीक है, ये पूरा समझ लीजिए, देखिए ये पूरा क्या है, केंद्रक है और इसी केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, इस केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा क्या है, कोशिका द्रव्य होता है और इसके आगे की ओर शीर्ष पर, शीर्ष मतलब ऊपर, जैसे सिर है तो इसके आगे माने यहाँ, शीर्ष माने यहाँ। ठीक है, तो ये शुक्राणु का सिर है, तो इसके आगे की ओर यानी इधर की ओर, ये इस भाग की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस भाग की चर्चा कर रहा है, इस वाले भाग की। ठीक है, तो इसके आगे की ओर शीर्ष पर गाल्जी कायों की। ठीक है, गाल्जी बॉडी आपने सुना है, कोशिका का एक कोशिकांग होता है गाल्जी काय। ठीक है, जिसकी खोज कैमिलियो गाल्जी ने किया था। ठीक है, चूंकि शुक्राणु भी एक प्रकार की कोशिका है जिसमें भी गाल्जी काय पाया जाता है, तो वही कह रहा है इसके आगे की ओर शीर्ष भाग पर गाल्जी कायों की क्या होती है, बनी हुई एक्रोसोम नामक रचना होती है जो टोपी के समान होती है। तो आप देखो ये सिर है, इस सिर के आगे शीर्ष यानी ये भाग पर क्या है, ये देखो एक टोपी नुमा क्या है, संरचना है। इसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोसोम। और ये किसकी बनी है, गाल्जी काय नामक झिल्ली की बनी होती है। ठीक है, गाल्जी काय क्या है, एक कोशिकांग है जो झिल्ली की बनी होती है। ठीक है, इसकी खोज कैमिलियो गाल्जी ने किया था, इसीलिए इसे गाल्जी काय कहते हैं। तो ये जो गाल्जी काय नामक झिल्ली है, इसी की बनी हुई एक्रोसोम नामक रचना होती है। तो ये जो शुक्राणु का हेड है, इसके हेड के जो अग्रभाग पर ये आपको नोकीला दिख रहा है, यही क्या है, एक्रोसोम होता है जो गाल्जी काय का बना होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर इस एक्रोसोम को काट के यहाँ से निकाल दें अगर हम, तो ये शुक्राणु फिर बिना काम करेगा, ये अंडाणु से निषेचन नहीं कर पाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होगा यदि शुक्राणु का एक्रोसोम काट के निकाल दें, अर्थात जो शुक्राणु का ये वाला भाग सर रहने दें, ये रहने दें, लेकिन ये वाला पार्ट आगे सर निकाल ले जो एक्रोसोम है, तो क्या ये शुक्राणु अंडाणु से जाकर मिल करके उसे बेध पाएगा, अर्थात यन से मिलकर 2n बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। पूछा जाता है, नहीं बना पाएगा। ठीक है, क्यों, अभी हम आपको बताएंगे। पहले आप ये देखिए, ठीक है, एक्रोसोम नामक टोपी जैसी रचना होती है, उसी से सिर क्या है, ढका है। अब दूसरी बात आती है, मध्य खंड क्या होता है। ठीक है, यह शुक्राणु का क्या है, दूसरा भाग है। मध्य खंड शुक्राणु का सेकंड पार्ट होता है, दूसरा भाग होता है। ठीक है, जो सिर की अपेक्षा पतला, छोटा,
ठीक है, पतला और छोटा, जैसे सिर है थोड़ा फूला हुआ है, लेकिन जो मध्य खंड उसके बाद वाला भाग है वो थोड़ा सा ऐसे पचका हुआ होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो सिर की अपेक्षा पतला, छोटा एवं छोटी सी ग्रीवा द्वारा सिर से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये सिर है, सिर के जस्ट भाग, ये भाग जो आपका कह रहा है यहां से यहां तक का भाग, ठीक है, देख रहे हैं आप ना, यहां से यहां तक का जो भाग है यही मध्य खंड है, और इसमें और सिर में कंपैरिजन करिए इन दोनों में, तो ये थोड़ा फूला हुआ है, लेकिन ये फूला हुआ नहीं बल्कि थोड़ा इसकी अपेक्षा क्या है, दबा हुआ, पतला और लंबा है। और ये इससे कहां जुड़ा है, यहां से जुड़ा है, तो जिस भाग से जुड़ा है थोड़ा दबा, इसे ग्रीवा कहते हैं, अर्थात गर्दन कहते हैं। यहीं से क्या है, ये मध्य खंड सिर से क्या है, जुड़ा है, इस भाग से जुड़ा है जहां, यहीं, इसी को ग्रीवा कहते हैं। तो वही कह रहा है कि ग्रीवा द्वारा ये सिर से क्या होता है, जुड़ा होता है। और इसमें दो तारक काय अर्थात दो सेंट्रोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तथा इनके बाहर थोड़ा सा क्या होता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है कि नहीं, तो ये कह रहा है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों ये जो आपको यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे रिंग जैसा ऐसे दिख रहा है ना, थोड़ा ऐंठा हुआ, तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, अर्थात ऊर्जा घर या ऊर्जा गृह कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह कोशिका को कार्य करने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो शुक्राणु होते हैं, मैंने आपको कहा ये गतिशील होते हैं, अर्थात चल होते हैं। क्या होते हैं, चल। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो नर युग्मक होता है ये चल होता है, अर्थात ये चलता है, मोशन करता है। लेकिन जो मादा में मादा युग्मक पाया जाता है अंडाणु, वो अचल होता है, वो चलता नहीं है। यहां पर हम आपका एक पॉइंट ऐसे लिख दे रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, आपको काम आएगा। ठीक है, जो शुक्राणु होता है, स्पर्म जो होता है, ठीक है, ये चल होता है। ठीक है, चल का मतलब मोटाइल होता है। ठीक है, मोटाइल का मतलब मोटा नहीं, जो मूव कर सके, चल सके। ठीक है, और जो अंडाणु होता है महिला में होता है, ये बेटा अचल होता है। क्या होता है, अचल होता है, नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, क्या होता है, नॉन मोटाइल। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे। ठीक है, तो आपको शुक्राणु चल होते हैं, मोटाइल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो अंडाणु होता है ये चल नहीं बल्कि अचल होता है। समझ में आ रही बात कि नहीं, क्या होता है, अचल होता है। अब आप देखो यहाँ दिख रहा है शुक्राणु चल मोटाइल, अंडाणु अचल अर्थात नॉन मोटाइल होता है। इसको नोट कर लीजिए कहीं पे। ठीक है, शुक्राणु चल क्यों होता है, ये चलता क्यों है, अंडाणु जो है अपने जगह पे स्थिर होता है। तो ये शुक्राणु जो होता है, जब कोई नर मादा के साथ संभोग करता है तो नर के, ठीक है, अंदर से शुक्राणु, ठीक है, क्या होता है, जब निकल कर मादा के अंडाणु के पास जाता है, ठीक है, तो ये शुक्राणु का किधर से जाता है और कहाँ से जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में, और यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे मादा का पार्ट अगर हम बनाए थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसे ही समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ये फैलोपियन नलिका थी, ये तुम्बिका क्षेत्र था, ये अंडाशय था, ये ऐसे ही। ठीक है, तो जब ये क्या होगा, नर का जो शुक्राणु है, ठीक है, यहाँ से जब चलेगा ऐसे ही निकलेगा यहाँ तक, तो ये क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होते हैं। तो ये यहाँ पे जब छोड़े जाते हैं, ठीक है, नर के जननांग पेनिस के माध्यम से जब यहाँ स्खलित किया जाता है, डाला जाता है, तो ये यहीं नहीं रहते बल्कि ये चल करके इधर इधर आते हैं। यहाँ है अंडाणु, ठीक है, यहीं से आके इसे बेचते हैं, इधर भी है अंडाणु, तो यहाँ आकर इसे बेचते हैं। तो यहाँ पर था लेकिन यहाँ आया, कैसे आया, चलकर आया होगा ना, तो इसीलिए कहते हैं क्या है, शुक्राणु चल होता है। और चल क्यों होता है भाई, कोई चलेगा, चलने के लिए हम चलने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो ये ऊर्जा इसे कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ठीक है, क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा देता है, और उसी का ऊर्जा का उपयोग करके ये क्या होता है, ऐसे आगे की ओर जा करके ये अंडाणु से क्या करता है, अंडाणु की झिल्ली को बेच कर उसके अंदर अपना जो केंद्रक है, डीएनए है, छोड़ करके उसे निषेचित करने का काम करता है। ठीक है गाइज, तो ये हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की। ठीक है, तीसरा हमारा जो भाग है भैया पुच्छ है, जिसे टेल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हेड था, ये मध्य खंड था, और ये इसके बाद वाला यहाँ से यहाँ तक का भाग पूरा क्या है, पुच्छ वाला भाग होता है। ठीक है, टेल होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि यह शुक्राणु का
अंतिम और तीसरा भाग होता है। मतलब जो टेल है, पुच्छ है, यह इस शुक्राणु का सबसे अंतिम वाला सिरा होता है जो कोशिका द्रव्य के शेष भाग से बनी, ठीक है, झिल्ली नुमा प्रायः लंबे कोड़े जैसी, ठीक है, ये कोड़ा नहीं होता सोटा मारने वाला, कुछ ऐसे नहीं लग रहा है आपको सोटा मारने वाला ऐसे ही पकड़ के, ठीक है, उस तरह से ये क्या होता है और अत्यधिक गतिशील होती है। ये भाग अत्यधिक गतिशील होता है। जैसे ये शुक्राणु है, ठीक है, अंडाणु के पास जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे ये है अंडाणु, ठीक है, और ये आपका है शुक्राणु। ये ऐसे जब ये जाता है इधर की ओर तो ये पीछे वाला भाग ऐसे ऐसे करता है, जैसे मछलियाँ पानी में चलती हैं पीछे वाले भाग को ऐसे ऐसे करती रहती हैं। तो ठीक वैसे ही ये शुक्राणु जब अंडाणु को जाता है बेधने के लिए तो इसका ये जो पुच्छ वाला भाग है ऐसे 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 करता रहता है, ठीक है, जैसे सर्प वाला पीछे भाग ऐसे होता है, ठीक उसी प्रकार से। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये कोड़े जैसी रचना होती है, आपको दिख रही कोड़े जैसी, और अत्यधिक गतिशील होती है, ठीक, इसके गति करने से ही ये क्या होता है आगे की ओर भागता है, ठीक है। अब इसकी मध्य रेखा में एक पतला अक्ष सूत्र होता है, ये देख रहे हो, ये अच्छी सूत्र, ये देख रहे हैं आप, इसके बीच में एक ऐसे लाइन गई है, ये क्या होता है मध्य भाग में एक अच्छी सूत्र होता है, और इसके पिछले भाग में झिल्ली नहीं होती है, इसके ये पिछले भाग में यहाँ तक देखो ये झिल्ली है, कबर है इसके ऊपर, ये बीच वाली रेखा अच्छी सूत्र होता है, इसके ऊपर एक लाइन है, एक रेखा झिल्ली है, लेकिन यहाँ अगर आ जाएं तो इस अच्छी सूत्र पर क्या है, झिल्ली नहीं है, नग्न अवस्था में होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है दोस्तों, बोलो, ये आज के इस वीडियो में मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन किया गया। दोस्तों आपको इतना याद रखना है बस कि जो मानव शुक्राणु होता है, ठीक है, वो नर युग्मक होता है, नर जनन कोश क्या होता है, और ये अगुणित होता है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है, और इसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, शुक्र जनन क्रिया द्वारा होता है, ठीक है कि नहीं। और इसके 3 भाग होते हैं, हेड अर्थात सिर, फिर मध्यखंड, फिर पुच्छ अर्थात टेल होता है। आपको बाई फिगर भी बताया, ये हेड है जो फूला और चौड़ा भाग होता है, थोड़ा आगे की ओर बढ़ा होता है, फिर ये मध्यखंड होता है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रोसोम, और ये पुच्छ भाग है, इसमें अच्छी सूत्र होता है, ठीक है। अब इसके जो सिर के अग्रभाग में थोड़ा टोपी नुमा ये आप देख रहे हो, ये क्या है, एक्रोसोम होता है, क्या होता है, एक्रोसोम होता है, जो गाल्जी काय का बना होता है, ठीक है। अगर इस एक्रोसोम को काट दोगे तो फिर ये शुक्राणु किसी काम का नहीं रह जाएगा, अंडाणु को भेद नहीं पाएगा। ऐसा क्यों, अब आपको इसके बाद दिखाना है। सभी लोग इसे नोट करें फटाफट, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोट करिए सभी लोग। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। जैसा कि हम कह रहे थे, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है, कि क्या होगा यदि शुक्राणु के एक्रोसोम को काट दे, अर्थात शुक्राणु के सिर का जो टोपी नुमा भाग है अग्र वाला, अर्थात ये वाला भाग, यही एक्रोसोम है ना, इसे काट के अगर निकाल दें, फिर ये शुक्राणु अंडाणु के पास जाएगा, तो क्या ये इसे भेद पाएगा, या इसके काटने से इसके कार्य क्षमता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या होगा, इसका महत्व क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो क्या महत्व है क्या नहीं है देखते हैं। सबसे पहले ये आपका शुक्राणु है, मैंने आपको क्या कहा, ये वाला भाग शुक्राणु का पहला भाग है, जिसे क्या कहते हैं, सिर कहते हैं, अभी बताया। और ये वाला भाग क्या है, ग्रीवा होता है, ठीक है। और ये वाला भाग क्या है, दूसरा भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, मध्यखंड कहते हैं। और ये वाला तीसरा और अंतिम भाग है, जिसे पुच्छ कहते हैं, अर्थात टेल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, टेल कहते हैं, पुच्छ भाग कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सिर है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्या होगा यदि शुक्राणु का, ये पूरा क्या है, शुक्राणु है, ये शुक्राणु की संरचना आप कह लो, शुक्राणु की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, ठीक है, शुक्राणु की संरचना है। और इसमें कह रहा है एक्रोसोम को काट दिया जाए, तो ये एक्रोसोम है नहीं, ये तो पुच्छ है, ठीक है, ये मध्यखंड, ये ग्रीवा है, और ये आपका सिर है। इसके आगे वाला जो ये भाग है टोपीनुमा, ये है एक्रोसोम, जो गाल्जी काय नामक झिल्ली से बना होता है, ठीक है, एक्रोसोम होता है। कह रहा है अगर यही भाग कट कर दिया जाए, ऐसे काट के अलग कर दिया जाए तो क्या होगा, क्या एक्रोसोम का इसका महत्व है इसमें, वही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं उत्तर आपको है एक्रोसोम अर्थात अग्रपिंड, इसे अग्रपिंड भी कहते हैं, ठीक है,
अग्रपिंड, क्योंकि सिर के अग्रभाग पर, ये सिर है इसके आगे भाग पे है और एक छोटा सा ऐसे पिंड नुमा होता है, इसलिए अग्रपिंड भी कहते हैं। तो एक्रोसोम अर्थात अग्रपिंड जो होता है शुक्राणु का, ये स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम का श्रावण करता है। दैट्स इंपॉर्टेंट एंजाइम, अर्थात जो ये एक्रोसोम है ये एक प्रकार का एंजाइम श्रावण करता है, ठीक है, श्रावण करता है। और इसमें, ठीक है, प्रायः हाई एल्यूरोनिडेज तथा प्रोटीएज, ठीक है, प्रोटीएज नामक एंजाइम होता है। मतलब जो ये शुक्राणु का एक्रोसोम है ये हाई एल्यूरोनिडेज और प्रोटीएज नामक एंजाइम का श्रावण करता है। कब करता है? हमेशा नहीं करता है, जब ये अंडाणु के पास पहुंचेगा तो। सपोज करिए ये आपका अंडाणु है, ठीक है, ऐसे ही क्या है ये बेटा, अंडाणु है। और जब कोई शुक्राणु, ठीक है, जब कोई शुक्राणु, ये शुक्राणु है, क्या है, शुक्राणु है, ठीक है, और ये यहीं पे ऐसे ही एक्रोसोम है, ठीक है। तो ये जब इधर ऐसे ऐसे करके इस पे आएगा इसको, तो ये जो अंडाणु की ये झिल्ली है बाह्य रूप से, ठीक है, इस शुक्राणु इस झिल्ली को भेद कर अंदर जाएगा, यहाँ पे, यहाँ केंद्रक है तो यहाँ पे जाएगा और इसका जो केंद्रक है इससे मिलेगा, ठीक है। तो ये तब जाएगा, इससे मिल पाए जब ये बाह्य आवरण को क्या करेगा, बेधेगा। तो इसको बेधने में ये जो एक्रोसोम है जब इससे टच में आता है तुरंत हाई एल्यूरोनिडेज तथा प्रोटीएज नामक एंजाइम का श्रावण करता है। वह एंजाइम इस झिल्ली को क्या करती है, नष्ट कर देती है। सपोज करिए ये पहुंच गया, ठीक है, यहाँ चला, अब यहाँ सपोज करिए पहुंच गया है, एकदम नज़दीक पे क्या हो गया भाई, पहुंच चुका है, सपोज करिए, ठीक है, ऐसे ही ये पहुंच चुका। जैसे ही पहुंचा इसने एंजाइम दिया और एंजाइम दिया, ये झिल्ली खत्म, ठीक है। अब ये झिल्ली खत्म तो ये और अंदर ऐसे ही आ गया, ठीक है, इस तरह से ऐसे ही ये आ गया, ठीक है। अब ये आकर इससे मिलकर अपना केंद्रक इसमें ऐड कर देगा, ठीक है। तो इस झिल्ली को नष्ट करने का काम ये एक्रोसोम ही करता है, क्योंकि यह एक्रोसोम दो एंजाइम हाई एल्यूरोनिडेज और प्रोटीएज नामक एंजाइम देता है। यही एंजाइम इस अंडाणु की झिल्ली को भेद करके, फाड़ करके, हटा के इसको आगे घुसने में मदद करती है, ठीक है। जो शुक्राणु को अंडाणु झिल्ली को भेद कर निषेचन करने में सहायता करता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ कि जो एक्रोसोम होता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पर्म, अर्थात एक्रोसोम शुक्राणु के लिए बहुत ही महत्व है। अगर एक्रोसोम कट गया, हट गया तो शुक्राणु निर्जीव हो गया, वो अंडाणु झिल्ली को भेद नहीं पाएगा और निषेचन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में भ्रूण का रोपण या भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाएगा, अर्थात युग्मनज नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू। क्वेश्चन नोट कर लें।